हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में अपन मेटल्स और नॉन मेटल्स का बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे। 9th क्लास तक आपने समझा है कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है। सॉलिड्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स इस तरह से क्लोजली पैक्ड रहते हैं और वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो वाइब्रेट कर सकते हैं। बट अपन आज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे और इस डिफरेंस के साथ साथ आप ये भी समझ पाएंगे जो 10th की इलेक्ट्रिसिटी में है कि ड्रिफ्ट स्पीड एक्चुअल में होती क्या है और क्यों पढ़ते हैं उसको। उसके साथ साथ आप ये भी समझ पाएंगे कि मेटल्स ही कंडक्शन क्यों करते हैं, नॉन मेटल्स कंडक्शन क्यों नहीं करते। और अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपको क्वेश्चन आया होगा कि मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा क्यों होती है, नॉन मेटल्स की कम क्यों होती है। उसको समझने के लिए अपन को दोनों का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा और स्ट्रक्चर समझने के लिए अपन को सबसे पहले एटम, किसी भी एटम को उसके कर्नल जो कि कोर होता है एंड वैलेंस शेल के फॉर्म में बनाना सीखना होगा। अपन एटम कैसे बनाते हैं? अपन जनरली एटम बनाते हैं, एक सेंट्रल न्यूक्लियस लेते हैं और उसके आसपास उसकी शेल्स बना लेते हैं और आउटर मोस्ट शेल जो आती है वो वैलेंस शेल आती है। पर अगर मैं न्यूक्लियस और इनर शेल्स को एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दूं, थोड़े से बड़े बट एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दूं, क्योंकि जितना न्यूक्लियस स्टेबल है, जैसे न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है तो उसको एक सेंटर से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही इनर शेल्स, लीविंग द वैलेंस शेल असाइड, इनर शेल भी कंपैरेटिवली स्टेबल रहती है। तो दिस कर्नल और कोर, इट कंप्राइजेज ऑफ न्यूक्लियस एंड ऑल द इनर शेल्स और बाहर वाली वैलेंस शेल जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मेटल्स में क्या होता है कि वैलेंस शेल में जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पर नॉन मेटल्स में क्या होता है 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इसकी वैलेंस शेल दूसरे एटम की वैलेंस शेल को इतना रिपेल नहीं कर सकती, तो ये कुछ इस तरह से ओवरलैप हो जाती है। क्योंकि ये ओवरलैप हो जाती है इसलिए न्यूक्लियस पास में आ जाते हैं कंपैरेटिवली, जैसा अपन ने एब्सोल्यूट में पढ़ा है उसके कंपैरिजन में। न्यूक्लियस पास में आ जाते हैं तो एक कम वॉल्यूम घेरता है, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। और अपन जानते हैं कि अगर कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, न्यूक्लियस में पूरा का पूरा मास होता है, अगर न्यूक्लियस पास में आ गए तो चीज़ों की डेंसिटी बढ़ जाएगी। नॉन मेटल्स में क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में ज़्यादा रहते हैं इसलिए 2 वैलेंस शेल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाती इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण, इसलिए इनकी डेंसिटी कम रहती है। ये तो डेंसिटी का फंडा हो गया। अब जो मेन चीज़ है ड्रिफ्ट स्पीड और कंडक्शन। मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स देना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स देना चाहते हैं और इनका जब सॉलिड बनता है और वैलेंस शेल ओवरलैप हो रही है तो ये जो जोन बन रहे हैं जहां पे इस जोन में इलेक्ट्रॉन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन 1 न्यूक्लियस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अगर मैं सिंपलर लैंग्वेज में बोलूँ तो कंफ्यूज हो जाता है कि वो किस न्यूक्लियस के पास जाए, क्योंकि ऑलरेडी न्यूक्लियस तो उसको देना चाह रहा है, बट वो जब तक नहीं देगा जब तक कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगा एनर्जी का या कोई एक्सेप्टर नहीं आएगा। तो इस जोन में जो फंसे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंपैरेटिवली फ्री रहते हैं और टेम्परेचर के साथ बिल्कुल कभी कभी फ्री भी हो जाते हैं। मैं यहाँ पे कुछ
इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूँ, अगर आपको दिख रहे हो रेड पेन से बनाए, जो कि फ्री माने गए हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर के साथ साथ फ्री हो जाते हैं, और अपन जानते हैं कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर पे तो मेरा सब्सटेंस रहेगा ही। क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इसलिए नाउ दे आर फ्री टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। जब इस कंडक्टर को मैं किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर लूंगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे, एंड दैट्स हाउ कंडक्शन अकर्स। नॉन मेटल्स में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, इसलिए वो कंडक्ट करने का सवाल ही नहीं होता। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैं यहाँ की जगह यहाँ पे बना देता हूँ। सपोज एक इलेक्ट्रॉन है और आपको इमेजिन करना रहेगा कि इट इज सराउंडेड बाय द क्लोजली पैक्ड मेटल एटम्स। जब ये मूव करना चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में, तो हो सकता है ये दूसरे एटम थोड़ा सा आगे बढ़े और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के पास में चले जाए, या न्यूक्लियस नहीं बोले तो उसकी अंदर की शेल्स के पास में चले जाए, इनर शेल के पास में चले जाए, कर्नल कोर के पास में चले जाए। तो वहां से उसको तेजी से रिपल्शन मिलेगा, तो ये डायरेक्शन बदलेगा, बट इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस वापस है, तो ये वापस इसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, वापस टकराएगा। इस तरह से इसका मोशन बहुत ही ज़्यादा रेंडमाइज होता है। पर यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से इसका एंडिंग पॉइंट है, जितने मोशन अपन ने ऑब्जर्व किया उतने के लिए। तो ये जो गैप है डिवाइडेड बाय द टाइम, विल बी नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको कैलकुलेट करने के कुछ तरीके होते हैं, वो अपन 12th में पढ़ेंगे। तो इस चीज को आप एक माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बोल सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्लेनेशन बोल सकते हो, ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्लेनेशन बोल सकते हो, या स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल सॉलिड। यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, फिजिकली ये बस पास में है। ओके, थैंक यू।